गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के सेशन में स्वागत है आपका। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जहां से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है और इनको थोड़ी सी समझना है एक्चुअल में, क्योंकि समझ के साथ में अगर हम याद करेंगे, मतलब एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो हमें केवल रटना नहीं है, हमें रट्टू तोता नहीं बनना है, हमें थोड़ी सी समझ करके, क्योंकि बहुत से फैक्ट्स हैं तो उन तथ्यों को हम जो है समझ करके याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं मैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के संविधान का, और वह है संघ की विधायिका। वह है संघ की विधायिका। संघ की विधायिका को आप जानते हैं, भारत में जो संघ की जो विधायिका है उस विधायिका को कहा जाता है संसद। उस विधायिका को कहा जाता है संसद, पार्लियामेंट। उसे कहा जाता है पार्लियामेंट, विधायिका मींस संसद। अब संसद के बारे में थोड़ा सा पहले जो है मैं बेसिक से क्लियर कर लूं, थोड़ा सा पहले जो है मैं बेसिक से क्लियर कर दूं। ठीक है, बेसिक सिर्फ ये है कि भारत में ये संसद एक्चुअल में क्या है, ये संघ की विधायिका है। ये संघ की विधायिका है। संघ की विधायिका का मतलब ये हुआ, किस संघ की बात कर रहे हैं हम भारत संघ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक है इस संघ के पास जो शक्ति, इस संसद की जो शक्ति प्राप्त होगी वो किस प्रकार की शक्ति होगी, संसद की, वहां संसदीय, संसद के पास जो शक्ति है, कौन सी शक्ति प्राप्त है इनके पास में, विधि निर्माण की शक्ति है। इनके पास में शक्ति जो प्राप्त है वह शक्ति, तो संसद की जो शक्ति होती है, संसद को शक्ति जो प्राप्त है वह शक्ति किस प्रकार की है, वहां विधि निर्माण की शक्ति है। विधि निर्माण की शक्ति, तो किस किस विषय पर विधि बनाना, तो संघ अधिकार क्षेत्र जहां जहां तक है, तो संघ अधिकार क्षेत्र किसमें है, संघ सूची की विषय पर, संघ सूची के विषय पर। ये तो आप जानते हैं, संघ सूची मतलब जिस पर संघ को कानून बनाने की शक्ति मिली है। समवर्ती सूची के विषय पर, समवर्ती सूची उसमें, या फिर जो है ऐसे विषय जिनको ना तो संघ सूची में लिखा है, ना ही राज्य सूची में लिखा है, ना ही समवर्ती में लिखा है, उसे बोलते हैं अवशिष्ट विषय। उनको क्या बोलते हैं, अवशिष्ट विषय। और इनके साथ साथ जो है आपात स्थिति में, आपात स्थिति में, या फिर जो है राष्ट्रपति शासन की स्थिति में, या फिर जो है वित्तीय आपात की स्थिति में, वित्तीय आपात की स्थिति में भी वहां जो है वहां राज्य सूची के विषय, राज्य सूची के विषय पर भी वहां कानून बना सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि संसद का जो बुनियादी जो कर्तव्य है, वहां जो मौलिक कर्तव्य है, वहां एग्जैक्टली क्या है, विधि निर्माण की है। वहां क्या है, विधि निर्माण की है। मगर इनके साथ साथ दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण जो विषय है जो वहां जुड़ा होता है, वहां जुड़ा होता है, वहां जुड़ा होता है, क्योंकि भारत में किस प्रकार की सरकार की प्रक्रिया है, संसदीय। क्योंकि भारत में संसदीय सरकार की प्रक्रिया है, संसदीय सरकार की व्यवस्था है भारत में, संसदीय सरकार की व्यवस्था है। तो स्वाभाविक है इस संसदीय सरकार की व्यवस्था में सरकार मतलब भारत सरकार, सरकार मतलब भारत सरकार, तो भारत सरकार पर संपूर्ण नियंत्रण किसका होता है, वहां संसद का होता है। वहां किसका होता है, संसद का होता है ये, राइट। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो संसद के पास जो है कई प्रकार की शक्तियां हैं। संसद के पास किस बताया मैंने, विधि निर्माण की शक्ति है संसद के पास में। संविधान में संशोधन की शक्ति, संविधान में संशोधन की शक्ति, तो इसे कहते हैं, उस शक्ति बोलते हैं संविधायी शक्ति, उसे क्या बोलते हैं, संविधायी शक्ति, कॉन्स्टिट्यूंट पावर कहते हैं ये। यहां पर मैंने क्या बताया, लीगल अथॉरिटी की बात कर रहा हूं मैं, विधि निर्माण की है। ठीक है, तो ये विधि निर्माण का हो गया। ठीक है, भारत सरकार पर नियंत्रण की बातें हो गया, संविधान में संशोधन की जो बातें हो गया, यहां तक कि जो है संसद के पास न्यायिक शक्ति प्राप्त होती है।
जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश या जो अन्य न्यायाधीश या राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, उनको साबित कदाचार और असमर्थता के बेसिस पर उनको जो है पद से हटाया जा सकता है। पद की हटाने की जो प्रक्रिया है उसके बाद भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं, आदेश जारी करते हैं। तो क्या है, आदेश जारी करते हैं। तो यह क्या है कि संसद को क्या है, एक न्यायिक शक्ति भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो संसद के पास जो है एक न्यायिक शक्ति है, संसद के पास जो है एक क्या है, न्यायिक शक्ति भी है। संसद में संविधान में संशोधन करने के लिए संवैधानिक शक्ति प्राप्त है। भारत सरकार पर इनको संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, भारत में क्या है, वह विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है, विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। मगर इनके पास संसदीय संप्रभुता नहीं है, संसदीय संप्रभुता, इनके पास संसदीय संप्रभुता नहीं है। संसदीय संप्रभुता का मतलब यह हुआ कि संसद ने जो विधि बनाया, संसद ने जो कानून बनाया, यदि उसका किसी प्रकार से कोई और मूल्यांकन नहीं करता है तब माना जाएगा कि वहां संप्रभु है। मगर एक्चुअल में भारत में स्थिति ऐसी नहीं है। इसमें स्थिति इस प्रकार की है कि इस विधि का, संसद बनाए विधि का मतलब संसदीय विधि का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। इनका न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। इसका मतलब संसद के पास संसदीय संप्रभुता ये नहीं है। ठीक, अब आज हम जो है संसद के बारे में इस तरह से इतनी सारी बातें इससे जुड़ी हुई है, इतनी सारी बातें इससे जुड़ी हुई है, इनका हम बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले तो मैंने बताया कुछ ये बेसिक्स है। अब उसके बाद में आगे बढ़ रहा हूं, अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला जो होता है इनके संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान है, ये संसद से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है। अब भारत के संविधान में संसद से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है वो भाग 5 में ही लिखे हुए हैं, मगर वो कार्यपालिका के बाद लिखे हुए हैं। कार्यपालिका के बारे में जैसे बताया कि अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक उसमें संघ की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान है, उसमें संघ की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान है। तो उसके बाद मतलब इसमें अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 123 तक वो किसी न किसी रूप में संसद से जुड़ी हुई है, किसी न किसी रूप में संसद से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से क्या है कि संवैधानिक प्रावधान का मतलब अनुच्छेद 79 से लेकर जो है 123 तक की बात कर रहा हूं मैं, जिनमें सबसे पहले मैं कुछ डायरेक्टली अनुच्छेद को लेकर चलूंगा और उसके बाद फिर जो है सामान्य जिस तरह से हम पढ़ते हैं उसी तरह से। तो सबसे पहले इसमें जो होता है वहां होता है संसद का गठन, संसद का गठन। और संसद के गठन से संबंधित जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 79। इसमें संसद की गठन की बात कही गई है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगा, संघ के लिए एक संसद होगा। इसका मतलब ये संसद किसका है, ये संघ के लिए है, ये संघ की विधायिका है। तो संघ की विधायिका का नाम क्या है, संसद है। अब इस संसद की जो संरचना है, जो संसद जो है ये जो हम गठन करने जा रहे हैं, तो इस संसद में इस संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, उच्च सदन, राज्यसभा उच्च सदन, दूसरा लोकसभा निम्न सदन से मिलकर बनेगा। मतलब भारत में संसद जो है जिससे मिलकर बनेगा या जिनको कह सकते हैं कितने अंग है, तो उसमें 3 अंग है। राष्ट्रपति एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है,
अध्यक्षता की भूमिका में है, ठीक। और उसके साथ में इनमें दो अंग और है, एक राज्यसभा जिनको उच्च सदन कहा जाता है, और ये दूसरा सदन है, ये दूसरा चेंबर है। ये क्या है? दूसरा चेंबर है। लोकसभा जो निम्न सदन कहते हैं, ये प्रथम चेंबर है, ठीक है, ये प्रथम चेंबर है। तो निम्न सदन कौन हो गया? राज्य लोकसभा हो गया। पहला सदन, पहला चेंबर कौन हो गया? लोकसभा हो गया। उच्च सदन कौन हो गया? राज्यसभा हो गया। दूसरा चेंबर कौन हो गया? राज्यसभा हो गया। और दोनों मिलकर के साथ में कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की भूमिका किस रूप में है? वह एक नेतृत्वकर्ता के रूप में है, वहां एक अध्यक्षताकर्ता के रूप में। तो संसद का नेतृत्वकर्ता कौन है? राष्ट्रपति है। संसद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति है। संसद किससे मिलकर बनता है? तो राष्ट्रपति और दो सदन, जिनमें उच्च सदन अर्थात राज्यसभा और निम्न सदन अर्थात लोकसभा। ये क्या हुआ? संसद जिससे मिलकर बनेगा। तो एग्जाम में यही सब बातें पूछते हैं, तो इन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 79 है। और ये किसके लिए संसद है? संघ के लिए संसद है। संघ की जो संसद है किससे मिलकर गठित होगा? तो राष्ट्रपति और दो सदन, जिनमें उच्च सदन के रूप में राज्यसभा और निम्न सदन के रूप में क्या है? लोकसभा है। राइट? ये तो क्या हुआ? राज्यसभा और लोकसभा। अब मैं आगे बात कर जाता हूं, आगे बढ़ जाता हूं इस पर। वहां है संसद की जो संरचना है। संसद में सदनों की संरचना, ठीक। तो दो सदन है जैसे मैंने बताया। तो पहले में जो है इस तरफ राज्यसभा की संरचना पे जाता हूं मैं। राज्यसभा की संरचना, तो राज्यसभा की अगर संरचना अगर देखेंगे, तो राज्यसभा की संरचना अगर देखेंगे तो इसमें एक तो सबसे पहले मैंने बताया कि एक तो साथ में इधर क्या है? राष्ट्रपति है। एक तो साथ में क्या है? इसमें राष्ट्रपति है। मगर राष्ट्रपति के साथ साथ जो है राज्यसभा में, जो राज्यसभा की संरचना है उसमें इसमें सदस्य होते हैं। तो सदस्यों की जो कुल संख्या है, इसमें सदस्यों की जो कुल संख्या है वहां क्या है? 250। कुल संख्या को रिक्त हो गया, उनको भी गिन रहे हैं। तो कुल संख्या संविधान में कितनी इनकी? 250 है कुल मिलाकर के, ठीक है। जिनमें जो है 238, जिनमें जो है 238 सदस्य, 238 जो सदस्य है, यहां जो है राज्यों और संघ राज्यों, राज्यों और संघ राज्यों से निर्वाचित होने हैं, वहां से निर्वाचित होंगे। और इसमें जो 12 सदस्य है, 12 जो सदस्य है, वहां राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा इनको मनोनीत किया जाएगा। जिन क्षेत्रों से इनको मनोनीत किया जाना है वहां है साहित्य, 4 क्षेत्र है, ये 4 क्षेत्र है। तो साहित्य है, कला है, विज्ञान है और समाज सेवा। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ इसमें क्या है? मनोनीत सदस्य भी होते हैं। राज्यसभा की संरचना में निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ इसमें मनोनीत सदस्य भी होते हैं। 238 निर्वाचित सदस्य है और 212 क्या है? मनोनीत सदस्य है। और 238 जो संख्या है, ये किस राज्य से किसका जो है कितना सीट होगा, इसका उल्लेख चौथी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में सीटों की संख्या का बंटवारा है। इसमें सीटों का बंटवारा है।
सीटों का बंटवारा का मतलब यह हुआ कि किस राज्य से कितने सदस्य, तो इनका उल्लेख कहां मिलता है, हमें चौथे अनुसूची में मिलता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो राज्यसभा की जो संरचना है उनमें कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या कितना हो गया, कितना हो गया, 238 हो गया, 200 कुल हो गया 250, और उसमें 238 क्या है, निर्वाचित है, 12 क्या है, मनोनीत है। तो इस तरह से क्या हो गई, ये राज्यसभा की संरचना हो गया। ठीक, अब इसमें जैसे बताया मैंने, इन सदस्यों का निर्वाचन होना है, इन सदस्यों का निर्वाचन होना है। तो निर्वाचन की जो पद्धति है इनकी इनकी निर्वाचन की जो पद्धति है वो इस प्रकार की है कि चूंकि हम इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं, इसका मतलब निर्वाचन कैसा होता है, ये परोक्ष होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ये क्या होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अब उनको ऐसा समझिए, हमने जो है विधायकों को चुनकर भेज दिया विधानसभा में, हमने विधायकों को चुनकर हमने विधानसभा में भेज दिया। अब वो विधायक जो है राज्यसभा के सदस्यों को चुनते, निर्वाचित करते हैं। हमने विधायकों को चुनकर के जो है किसको भेज दिया, कहां भेज दिया, उनको राज्यसभा के सदस्य रूप में निर्वाचित कर दिए। हमने विधायकों को जो चुन करके कहां भेज दिया, विधानसभा में भेज दिया। अब वो विधायक जो है राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित करते हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारे लिए क्या हुआ, ये परोक्ष हुआ ना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ ना। क्या है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, क्योंकि इनकी जो है निर्वाचन की पद्धति, ठीक है, प्रक्रिया मैंने किस प्रकार से बताया कि चलो ये हम है, ये चलो हम है, हमने जो है किनको चुन, किसको निर्वाचित किया, हमने विधायकों को निर्वाचित किया, विधायकों को हमने निर्वाचित कर दिया। अब ये विधायक मिलकर किसको चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को। राइट, तो इस प्रकार से क्या हुआ, तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमारे लिए कैसा हुआ, ये तो अप्रत्यक्ष हुआ ना। तो निर्वाचन हमारे लिए कैसा है, अप्रत्यक्ष हुआ। तो इस प्रकार की पद्धति, इस प्रकार के जो है निर्वाचन कैसा हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया ना। जो पद्धति अपनाए जाते हैं इनके निर्वाचन के लिए, इनके द्वारा, वह कहलाता है एकल संक्रमणीय, वह कहलाता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार। इस शब्द को आपको सामान्य रूप से जैसी भी होकर के याद कर जाना है, ठीक है, जैसी भी करके इनको याद कर जाना है। तो थोड़ी मुश्किल काम है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि तरीका क्या क्या है इसमें, पहले मैंने क्या बताया कि राज्यसभा की जो संरचना है उसमें कुल मिलाकर सदस्यों की जो संख्या है वह कितनी है, 250 है। इनमें निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वह कितने होते हैं, 238 होते हैं। और 12 सदस्य क्या होते हैं, ये मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किस क्षेत्र से इनको मनोनीत किया जाता है, ये 4 क्षेत्र है। जिन्हें पहला क्षेत्र कौन सा है, साहित्य है। दूसरा क्षेत्र कौन सा है, कला का है। तीसरा क्षेत्र कौन सा है, विज्ञान का। चौथा क्षेत्र कौन सा है, समाज सेवा का। ठीक, तो ये 4 सदस्य जिनको 12 सदस्य जिनको राष्ट्रपति मनोनीत किए, इसके अलावा इनमें 238 सदस्य ये निर्वाचित होते हैं। किस राज्य से कितने सदस्यों की संख्या होगा, मतलब राज्यसभा सीट का जो आवंटन है वो चौथी अनुसूची में कर दिया गया है भारत के संविधान में। जैसे कि छत्तीसगढ़ को कितना मिला हुआ है, 5 सीट है। ठीक, तो अब इस राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, तो निर्वाचन की जो पद्धति है वो कैसा है, अप्रत्यक्ष है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है। तो इस प्रकार से हमने विधायकों को चुना, विधायक आपस में मिलकर किसको चुने, राज्यसभा के सदस्यों को। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि राज्यसभा की संरचना जो है इस प्रकार से निर्वाचित
और साथ में उसमें क्या है, कुछ मनोनीत। अब इसी में जैसे मैंने बताया कि राज्य और संघ राज्य है, तो संघ राज्य से कितने सीट होंगे इसका निर्धारण कौन करता है, तो संसद करता है। कौन करता है, संसद करता है। और संसद क्या करता है, विधि बनाकर करता है कि किस संघ राज्य से कितने सदस्य होंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि संसद की जो संरचना है उसमें राज्यसभा की संरचना इस प्रकार की है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम इसमें लोकसभा की संरचना के संदर्भ में। आगे बढ़ जाते हैं हम इसमें लोकसभा की संरचना के संदर्भ में। लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना। अब लोकसभा की जो संरचना है, लोकसभा की जो संरचना है उनमें सभी के सभी जो है क्या होते हैं, वो निर्वाचित होते हैं वर्तमान में। पहले इसमें जो है एंग्लो इंडियन भी हुआ करता था, मगर अब इनको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें सभी सदस्य इसमें सभी सदस्य इसमें निर्वाचित होते हैं। सभी सदस्य इनमें क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। इनमें सदस्यों की जो कुल संख्या है, सदस्यों की जो कुल संख्या है वहां जो है 550 है। वहां क्या है, 550 है। लोकसभा में जो सदस्यों की जो कुल संख्या है वह एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो वहां कुल संख्या कितनी है, 550। और 550 में से जो संख्या है, ठीक है, जो राज्यों से निर्वाचित होने हैं, राज्यों से निर्वाचित होने हैं, वहां जो संख्या है कुल मिलाकर देखा जाए तो वहां 530, जबकि जो है संघ राज्य क्षेत्रों से वहां से जो होने हैं वहां जो है 20। तो कुल संख्या की जो बात कर रहा हूं वो कितना है, वर्तमान में भारत के संविधान में जो निर्धारित किया हुआ है 550, जिनमें 530 राज्यों से है और 20 जो है संघ राज्य क्षेत्रों से है। ठीक, 20 कितने से है, संघ राज्य क्षेत्रों से है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 550 इस भारत को हमने कुल मिलाकर ऐसे 550 छोटे छोटे हमने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जिनको, चूंकि किसके लिए है, ये इस संसद के लिए है, इसीलिए इनको संसदीय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें केवल एक ही सदस्य होते हैं, 2 सदस्य इसमें नहीं। मतलब एक संसदीय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से कुल कितने सदस्य निर्वाचित होंगे, केवल और केवल एक। तो एकल सदस्यीय, तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र कैसा होता है, एकल सदस्यीय होता है। ये केवल एक सदस्य वहां से होंगे। तो छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने हैं, तो कुल मिलाकर कितने हैं, 11 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है। लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा के लिए। तो ऐसी ही जो है भारत के संविधान में हालांकि 550 की संख्या है कुल, मगर अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें जो संख्या है वहां है 543। वहां संख्या क्या है, 543। मगर हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है जो संविधान में क्या प्रावधान लिखे हुए हमारे लिए ये जानना। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, 550, जिनमें राज्यों से कितने होने हैं, 530, और संघ राज्य क्षेत्र से कितने होने हैं, 20। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि 50 और दूसरा हो गया 20। अब जैसे मैंने बताया कि
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, तो कितने संख्या पर, कितनी जनसंख्या पर जो है एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होगा। ये लगभग अभी वर्तमान जो स्थिति है, लगभग वर्तमान जो स्थिति है कि 60 लाख की जनसंख्या पर, इतने लाख की जनसंख्या पर जो है एक प्रादेशिक क्षेत्र, कि मैं लगभग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है। इसीलिए चूंकि छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है उनके हिसाब से, हालांकि पुरानी जनसंख्या आधार पर है 1971 का, 1971 का, और 2026 तक ऐसा ही बने रहना है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 60 लाख की जनसंख्या पर एक सीट, तो इसीलिए छत्तीसगढ़ को कितना मिल गया है, जनसंख्या 2000 में 2 करोड़ 8 लाख हुआ करता था, तो उनके बेसिस पर हमें कितने मिल गया है, 11 सीट मिल गया। ठीक है, हालांकि अब ठीक है, संख्या जनसंख्या हमारा बढ़ गया है, 3 करोड़ से थोड़ा अधिक हो गया है, तो अब थोड़ा, अब अगले बार जब परिसीमन होगा तब हमारे पास क्या है, सदस्यों की संख्या क्या है, बढ़ा हुआ आएगा। अगर 60 लाख को आधार बनाए रहते हैं तो हालांकि वो भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, एकल संक्रमणीय सदस्यता है जिनमें जनसंख्या लगभग 60 लाख के आसपास, कम से कम 60 लाख के आसपास जो है कम से कम क्या होना चाहिए, एक सदस्य। और इसमें जो जनसंख्या जो आधार बनाए हैं, ये वर्तमान संविधान की बात कर रहा हूं, ये 1971 के आधार पर है, ये 1971 के आधार पर है। और साथ में ये भी प्रावधान कर दिया गया है कि ये जो स्थिति है ये भी 2026 तक बना रहेगा। इसका मतलब ये है कि जब 2031 के आंकड़े जब आएंगे, ठीक है, 2031 के जब आंकड़े आएंगे तब इसमें परिवर्तन आना तय है, तब इसे परिवर्तन आना तय है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से क्या हुआ, 71 के जो आधार था आंकड़े, फिर अब क्या है 2026 तक। हालांकि फेरबदल थोड़ी बहुत 2001 में किया गया था, मगर उन बातों को मैं इग्नोर कर रहा हूं। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो लोकसभा की जो संरचना है उसमें कुल मिलाकर कितने हुए, ये 550 कुल संख्या हो गया। और 550 की जो है जो संख्या है उसमें, 550 की जो संख्या है उसमें 530 क्या हो गया, राज्यों से हो गया निर्वाचित, और बाकी जो है बच गए 20, तो कहां से हो गए, वह कहां से हो गए, संघराज्य क्षेत्रों से। अब मैं यहीं पर थोड़ी सी बाहर की बातें बता रहा हूं मैं, जो दूसरी जगह का प्रावधान है। इन दोनों का जो निर्वाचन होता है आप जानते हैं वो कैसा होता है, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार द्वारा इनका निर्वाचन होता है, वयस्क मताधिकार के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचन किसके बाद, किसके लिए कह रहा हूं मैं, किसके लिए कह रहा हूं मैं, यहां पर लोकसभा के लिए कह रहा हूं मैं। जैसे कि राज्य, जैसे कि लोकसभा के, जैसे कि विधानसभा के लिए होता है, वैसे ही वयस्क मताधिकार मतलब जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुका है और जिनका भारत की निर्वाचन नामावली में जो है उनका नाम है, संघ की जो निर्वाचन नामावली है उसमें नाम पंजीकृत है, इसका मतलब वह मतदान कर सकता है। किसमें, लोकसभा के सदस्य को, लोकसभा के सदस्य को। जबकि इसके पहले जो है, थोड़े पहले मैं जब राज्यसभा के बारे में बताया था तो उसमें जो है हम समान रूप से मतदान नहीं कर सकते। मतदान हमारी तरफ से कौन करता है, एक विधायक, कौन करता है, एक विधायक। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि इनकी संरचना में कुल कितनी संख्या हो गया, कितनी संख्या हो गया, 550। साथ में इसी में आगे ये प्रावधान कर दिया गया है कि प्रत्येक जनसंख्या के पश्चात, जैसे मैंने बताया ना इस प्रकार से, तो इसमें जो है जनगणना के पश्चात, जनगणना के पश्चात जो है इनमें समायोजन का, समायोजन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, हालांकि जैसे मैंने बताया कि अभी जो है उनको 2026 तक के लिए क्या है, स्थिर कर दिया गया है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से क्या हुआ कि ये हो गया राज्यसभा और साथ में लोकसभा की उनकी संरचना। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं, अब मैं आगे बढ़ जाता हूं, वहां है इसमें
इसमें मैं आगे बढ़ जाता हूं, वहां है कि दोनों की अवधि किस प्रकार की होगी। मैं आगे बढ़ रहा हूं इस पर, सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि। और उसमें जो बात कर रहा हूं वहां क्या है, राज्यसभा, और दूसरा क्या है, लोकसभा। एक साथ ले रहा हूं मैं। तो राज्यसभा जो है, चूंकि वहां क्या है, एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक्चुअल में क्या है, एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा क्या है, अस्थायी सदन है। यहां निरंतर चलने वाले सदन है। ठीक है, यहां जो है 1952 में एक बार गठित हुआ है और वहां से ये निरंतर है इनका। और ये जो है क्या है, ये जो है निरंतर नहीं, यहां निरंतर नहीं, ये सीमित कार्यकाल होता है इनका, सीमित कार्यकाल होता है इसका। ठीक है, यहां राज्यसभा जो है इसके सभी सदस्य एक साथ सेवानिवृत्त नहीं होते, जबकि इसके लोकसभा का जो है अगर विघटन हो गया तो इनका सेवानिवृत्त सभी सदस्यों का एक साथ हो सकता है, इनका विघटन नहीं किया जा सकता, इनका विघटन नहीं होता। इनको राष्ट्रपति विघटित कर सकते हैं, इनको राष्ट्रपति जो है विघटित कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है सामान्यतः प्रधानमंत्री की सलाह पर इनको विघटित कर देता है, राष्ट्रपति इनको प्रधानमंत्री की सलाह पर विघटित कर देता है। इस प्रकार से क्या हुआ कि जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है, 1952 में गठित हुआ है और निरंतर चल ही रहा है। हालांकि इसके 1/3 जो सदस्य है, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में वो सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्त होते हैं मतलब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, और उनका जो कार्यकाल होता है वहां होता है 6 वर्षों का। राज्यसभा में वहां क्या होता है, 6 वर्षों का। तो स्वाभाविक है जब 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसका मतलब सभी सदस्य एक साथ सेवानिवृत्त नहीं होते, केवल 1/3 ही होता है। जबकि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, वहां लोकसभा की प्रथम बैठक से आगामी 5 वर्ष तक, मगर इस पर भी एक शर्त है, शर्त क्या है, यदि पूर्व विघटन नहीं किया गया तब, नहीं होने पर। हालांकि भारत के राष्ट्रपति जो है लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या बताया मैंने, संसद में सदनों की जो अवधि है वो राज्यसभा की वहां तो स्थिर है, जबकि लोकसभा की कैसी है, अस्थिर है। राज्यसभा स्थायी सदन है, निरंतर चलने वाली सदन है, इनका विघटन नहीं होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष वहां सेवानिवृत्त होते हैं। एक सदस्य का जो कार्यकाल होता है अधिकतम, वहां जो है 6 वर्ष तक होता है। ठीक, जबकि लोकसभा का जो है वहां एक अस्थायी सदन है,
निरंतर चलने वाली सदन वहां नहीं है। राष्ट्रपति जो है वहां विघटित कर सकते हैं। सामान्यतः परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार ही वहां काम करता है। लोकसभा की जो अवधि है, कार्यकाल अगर कहा जाए, तो वहां उनकी पहली बैठक से, उनकी प्रथम बैठक से जो है आगे, प्रथम बैठक से आगे जो है वहां जो है 5 वर्ष आगामी 5 वर्ष का, ये सामान्य स्थिति में बताया मैंने। मगर एक असामान्य स्थिति भी होती है, एक असामान्य स्थिति होती है। वो जो असामान्य स्थिति है, मैं जिनकी बात कर रहा हूं, वो कोई और स्थिति नहीं, बल्कि वो आपात की स्थिति की बात कर रहा हूं मैं। आपात की स्थिति की बात कर रहा हूं। आपात की में कौन सा मतलब, मैं आपातकाल की बात कर रहा हूं मैं। अब इमरजेंसी अगर लगा हुआ है, जैसे एक ही बार भारत में अब तक इमरजेंसी, मतलब एक बार तो नहीं, कई बार लगे हैं, अब जानते हैं युद्ध के समय भी, ठीक है। तो वो जो इमरजेंसी जो है, उस इमरजेंसी के समय तो हम निर्वाचन नहीं करवा सकते ना, उस समय हम निर्वाचन नहीं करवा सकते। इसीलिए जो है उस समय, इसीलिए उस समय जो है, इसीलिए उस समय जो है इस लोकसभा की जो जो अवधि है, उनको 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 एक बार विधि बना करके, कौन, संसद विधि द्वारा, संसद विधि द्वारा एक बार में केवल 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। ये आपातकाल में लोकसभा की जो अवधि है, एक बार कानून बना करके संसद एक बार में केवल कितने, 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। मगर साथ में यह बात भी ध्यान रखना है, इसमें एक शर्त के रूप में है, इसमें एक शर्त के रूप में है, इसी में एक शर्त के रूप में है, शर्त के रूप में यह है कि जब आपातकाल समाप्त हो गया, आपातकाल के समाप्ति पर किसी भी स्थिति में ये जो बढ़ाया हुआ जो कालखंड है, वह 6 माह से अधिक नहीं होगी, 6 माह से अधिक नहीं होगी। तो इस प्रकार से मैंने क्या बताया कि राज्यसभा के सदस्यों का जो, सदनों की जो अवधि है, वहां राज्यसभा निरंतर चलने वाली और लोकसभा जो है इस प्रकार से विघटित हो सकता है, वहां क्या है, विघटित हो सकता है। ठीक। अब अगली जो बातें आती हैं, वहां जो है संसद की सदस्यता, संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं, के लिए योग्यताएं, इनको और बोलते हैं, या फिर बोलते हैं, इनको सही शब्द होते हैं अर्हता। जैसे कि आप लोग भी मुख्य परीक्षा के लिए, जो परीक्षा होने वाला है प्रारंभिक, उनको क्या बोलते हैं, मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए योग्यता परीक्षा है। ठीक। तो वैसी जो है क्या है, संसद की सदस्यता के लिए उनके लिए अर्हता। ठीक है। तो इसमें दोनों साथों में एक साथ लेता हूं मैं, दोनों बातों को एक साथ लेता हूं मैं। दोनों बात मतलब कौन सा, एक तरफ राज्यसभा और दूसरी कौन सी है, लोकसभा। ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति, किसकी बात कर रहा हूं मैं, अर्हता किसकी, कोई भी व्यक्ति, मगर कोई भी व्यक्ति जो है वहां लोकसभा का सदस्य कब हो पाएगा और राज्यसभा का सदस्य कब हो पाएगा, तो उसके लिए कुछ बुनियादी योग्यता है। ठीक है। उसके लिए क्या है, कुछ बुनियादी योग्यता है। तो वो योग्यता क्या है, पहली योग्यता, सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य योग्यता। ठीक है। और वो सबके लिए अनिवार्य है भारत में। पहला क्या है, भारत का नागरिक हो। यहां पर भी क्या होगा,
पहला, भारत का नागरिक हो। राइट? क्या है? भारत का नागरिक हो। ठीक, ये हो गया पहली योग्यता, स्वाभाविक रूप से है। अब दूसरी बातें जो है उससे जुड़ी हुई है, वहां है उनकी आयु से। तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 30 वर्ष की आयु जो है पूर्ण कर चुका हो। जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु जो है पूर्ण कर चुका हो। ये क्या हो गया? दूसरी बातें हो गया। ठीक, इनके साथ साथ जो है, इनके साथ साथ तीसरी जो बातें हैं, वहां संसद विधि बनाकर, संसद विधि बनाकर अन्य योग्यता का निर्धारण कर सकता है। तो संसद कानून बना करके जो है राज्यसभा के लिए भी, और वैसी यहां पर जो है तीसरी, संसद विधि द्वारा, संसद कानून बनाकर विधि द्वारा अन्य योग्यता का निर्धारण कर सकते हैं, इनका निर्धारण कर सकते हैं। और इसीलिए इन दोनों के लिए एक कानून बनाया गया है, जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951। तो इस प्रकार से जो है संसद की जो योग्यता, संसद में सदस्यों की जो योग्यता है, वहां क्या है? वहां क्या है कि भारत का नागरिक हो, राज्यसभा के लिए 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, और लोकसभा के लिए कितना है? भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। इसका मतलब यह है कि अगर प्रश्न ये आ जाता है, प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, प्रश्न अगर ये पूछा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए या कोई मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो न्यूनतम आयु कम से कम क्या? 25 वर्ष। क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनकर के वहां जो है मंत्री तो बन ही सकता है ना। ठीक, इस तरह से ये, तो ये क्या हुआ? संसद के सदस्यों के लिए योग्यताएं। तो अब ये तो मैंने अभी योग्यता की बात किया, मगर साथ में प्रश्न यहां भी उठ सकता है कि क्या जो संसद के जो सदस्य है वो कभी अयोग्य हो सकते हैं? संसद के सदनों के सदस्यों की अयोग्यता, अयोग्यता मतलब संसद में जो सदन है उनके सदस्य कब अयोग्य हो जाएंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं कब कह रहा हूं? कब वो अयोग्य हो जाएंगे। ठीक है, तो कब वहां क्या है? अयोग्य हो जाएंगे। तो वहां अयोग्य जो है किसमें? दोनों बातों को एक साथ ले रहा हूं मैं। किसके लिए? राज्यसभा के लिए, और साथ में यहां पर क्या है? लोकसभा के लिए। ठीक, तो कोई व्यक्ति जो है जो संसद के सदनों का सदस्य है वहां अयोग्य हो जाएगा यदि यदि वहां लाभ का पद धारण किया हुआ है। लाभ का पद धारण किया हुआ है। अब ये लाभ का पद क्या होता है, इनकी क्या माजरा है? तो ये लाभ का पद का मतलब ये हुआ कि भारत सरकार के खजाने से अगर वेतन मिलता है उनको, इसका मतलब कुछ सरकारी नौकरी में कर रखा है वहां। ठीक है, तो भारत सरकार के खजाने से अगर पैसा मिलता है, या फिर सीधे तौर पे ये कहा दिया जाए कि वो सरकारी नौकरी में है,
सरकारी नौकरी में है, तो यह माना जाएगा कि वह लाभ का वेतन, लाभ के पद में है, उनको लाभ मिलता है सरकार की तरफ से, सरकारी नौकरी में है। तो पहला जो है स्थिति तो यही हो गया। उसके बाद दूसरा जो है, उसके बाद दूसरी जो स्थिति है, तब उनको पद के अयोग्य हो जाएंगे कि वहां जो है विकृत चित हो गया है न्यायालय की नजर में, विकृत चित हो गया। अब विकृत चित होने का मतलब यह है कि उनका चित, बुद्धि क्या है, विकृत हो गया है। इसका मतलब क्या होता है, सामान्य भाषा में कहा जाए पागल हो जाना, विकृत चित। ठीक है, किसके द्वारा घोषित किया गया है, न्यायालय के द्वारा। एग्जाम में ऐसे व्यापक प्रश्न पूछ सके है एक बार कि विकृत चित होने की घोषणा कौन करेगा, कौन बताएगा विकृत चित है, क्या न्यायालय बताएगा। ठीक है, विकृत चित हो गया। या फिर कभी कभी स्थिति इस प्रकार की होती है, वो दिवालिया हो गया। वहां सदस्य जो है दिवालिया हो गया। अब सोचिए, जो खुद दिवालिया हो गया, क्या वह कोई अच्छा कानून बनाने वाला है सम्मान करने के लिए। ठीक, इस प्रकार से क्या है, वहां घोषित दिवालिया है। दिवालिया हो गया मतलब क्या है, घोषित, इनको दिवालिया घोषित कर दिया गया। किसी भी कारणों से इनको क्या है, दिवालिया घोषित कर दिया गया। इनको दिवालिया घोषित कर दिया गया। ठीक, इसके साथ साथ जो है कभी कभी ऐसा भी स्थिति होती है, कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है सदस्यों की कि पहले किसी और दल में रहकर के उसने चुनाव जीता, चुनाव जीतने के बाद वहां जो है दल बदलू हो गया। चुनाव जीतने के बाद वहां जो है दल बदलू हो गया। दल बदलू होने का मतलब यह होता है, दल बदलू होने का मतलब यह होता है कि उसने चुनाव जीतने के बाद जो है वो दल बदल लिए अपना। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, दल बदलू व्यक्ति कहा जाएगा ना। तो स्वाभाविक है वो धोखा दे रहा है जनता को ना। जनता को एक प्रकार से क्या है भाई, जब चुनाव के समय जो है ठीक है उनकी वहां इस दल से संबंधित थे तो उनको दल के आधार पर चलो मतदान कर दिया, मगर बाद में किसी और दल में चला गया तो स्वाभाविक उसने तो जनता को, आम जनता को धोखा दिया ना। इसीलिए ऐसे दल बदलू जो है विधायकों, ऐसे दल बदलू सांसदों को जो है अयोग्य ठहराने के लिए भारत के संविधान में प्रावधान किया गया। ये प्रावधान पहले नहीं थे, जो दल बदलू वाला जो कह रहा हूं मैं, ये प्रावधान पहले नहीं थे। संविधान में 51वां संशोधन किया गया। ठीक है, तब इनका संविधान का हिस्सा बनाया गया। तो दल बदल के आधार पर दल बदल के आधार पर भी वहां अयोग्य हो सकते हैं। अब दल बदल किया है या नहीं किया है, इसका फैसला कौन करेगा। राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, मतलब स्पीकर। हालांकि इन दोनों जो निर्णय दिए हैं, दोनों जो निर्णय देंगे कि वहां दल बदलू हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका, दोनों का, इनका न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। न्यायालय के द्वारा इनका मूल्यांकन फिर से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये क्या हुआ, संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से क्या हो गया, ठीक, इस प्रकार से क्या हो गया, यहां हो गया संसद के सदस्यों की अयोग्यता। अब इसके बाद बाकी जो बातें बची हुई है, मींस क्या हुआ, स्थान कब इनकी रिक्त हो जाएंगे जो मैंने बताया, साथ में इनको शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, वेतन भत्ते क्या है, और इसके बाद में संसद की भाषा क्या होती है, संसद में जो लोकसभा अध्यक्ष है, पीठासीन अधिकारी होते हैं, उनके अधिकारी होते हैं, और इन सब के बारे में, उपाध्यक्ष, इन सब के बारे में बाकी जो बातें हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है,
तो आज की क्लास वहीं वाइंड अप करता हूं मैं, और बाकी जो बातें हैं हम करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू बच्चों।